नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में मैं बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। अगर यूपी टेट है या रीट है, ठीक है ना, अगर पर्यावरण वहाँ पे टॉपिक है तो उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, वीडियो के लिए एंड तक बने रहें और साथ के साथ नोट ज़रूर करते चलें अगर आपको कोई भी नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो क्या है, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोजेन ने किया था 1985 में। ठीक है, 1985 में वॉल्टर जी रोजेन ने क्या है, बायोडायवर्सिटी शब्द का यूज किया था। यद्यपि संकलात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार ईओ विल्सन ने 1986 में किया था जैव विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुति प्रतिवेदन में। ठीक है, तो क्या है, आपको थोड़ा क्लियर रखना है कि पहली बार शब्द का प्रयोग तो क्या है, वॉल्टर जी रोजेन ने किया था, लेकिन अगर संकलात्मक रूप से पूछा जाए तो ये क्या है, ईओ विल्सन ने 1986 में। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव विविधता का भंडार की उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान की गई है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, संसार के किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन पाए जाते हैं? ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले वन पाए जाते हैं। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट जिन्हें क्या है, अर्थ का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका संबंध उसी से है। आगे देखते हैं। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? 7.5 से लेकर 8%। कितना प्रतिशत भारत में है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो 7.5 से लेकर 8%। ठीक है, नेक्स्ट है, जैव विविधता संधि यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संधि कब शुरू हुई थी? जून 1992 में रियो जी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये प्रभावी कब से हुई थी? 1993। तो प्रभावी कब हुई थी? 1993। हमें ये याद रखना है। ठीक है, साइन तो 1992 में हुए थे, लेकिन जो एक्टिव जो हुई है वो हुई 1993 में। ठीक है, आगे देखते हैं। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ये काफ़ी पूछ लिया जाता है कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, सारगैसो जो सी है वह नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में पाया जाता है। ठीक है, मानचित्र कैसे, मैप कैसे तैयार किया जाता है? वर्ल्ड मैप सॉफ्टवेयर द्वारा। वर्ल्ड मैप सॉफ्टवेयर द्वारा। आगे देखते हैं। जैव विविधता के विनाश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्राकृतिक निवास का नाश। ठीक है, प्राकृतिक आवास का नाश यानी कि जो उनका किसी भी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसके कारण बायोडाइवर्सिटी का विनाश हो रहा है। ठीक है, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? जो हॉटस्पॉट है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इंटरनेट वाला नहीं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इसकी अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स हॉटस्पॉट, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। विलुप्त पक्षी डोडो का संबंध किस देश से है? मॉरिशस से।
मॉरिशस देश से है विलुप्त पक्षी डोडो का संबंध। जीव लाल पांडा का संबंध किससे है? चीन से है। लाल पांडा, रेड पांडा, किसका संबंध किस देश से है? चीन से। भारत में चंदन कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? कर्नाटक व दक्षिण भारत में। चंदन भारत में कहाँ पाया जाता है बहुतायत में? कर्नाटक व दक्षिण भारत। आगे देखते हैं। कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को दी गई है? नारियल को। ठीक है, नारियल को। और राजस्थान में पाया जाने वाला खिजड़ी है, उसको भी कल्प वृक्ष की उपमा दी गई हुई है। ठीक है, तो हमें नारियल याद रखना है और खिजड़ी याद रखना है। अगर ऑप्शन में दे रखा होता है तो, अगर दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे तो नारियल पर टिक करना है। देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत को। देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत। उड़न छिपकली ड्रैको छिपकली भारत में कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में। पश्चिमी घाट में ड्रैको छिपकली क्या है? पाई जाती है भारत में, वेस्टर्न घाट्स। थामिन मृग, संगई मृग या नाचने वाला मृग कहाँ पाया जाता है? लोकतक झील के पास, मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये काफ़ी क्वेश्चन 2-3 से पूछ लेता है कि मणिपुर में पाई जाती है ये झील। लोकतक लेक कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। यहाँ पर एक क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर में। कहाँ पर? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी कब लागू हुई थी? 2006 में। 2006 में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? 2002 में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि लेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो लेयर क्या क्या होती है? पहली है आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता। तो 3 क्या है? लेयर्स होती हैं जैव विविधता की। पहली है आनुवांशिक, दूसरी है प्रजाति, तीसरी है पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, मेजरमेंट मतलब मापन कैसे होता है डाइवर्सिटी का? पहला है स्पीशीज रिचनेस, वहाँ पे इसकी स्पीशीज़ की, प्रजातियों की कितनी क्या है? बहुतायत है। तो 3 तरह से इसको बांट रखा है स्पीशीज़ के रिचनेस को। पहला है अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। ठीक है ना। क्या है, अगर आपसे पूछता है कि स्पीशीज रिचनेस को कितने हिस्से में बांट रखा है? 3 हिस्से में, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता का महत्व क्या है? क्यों ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी? पहला है मृदा, सॉइल फॉर्मेशन, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल एरोजन की रोकथाम, जल संसाधनों की सुरक्षा, वानस्पतिक जैव विविधता, औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति। यहाँ पे क्या है? औषधि वगैरह भी मिलती हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी के कारण। जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन में निस्तारण में सहायक होता है। नेक्स्ट है जैव विविधता में संपन्न वन पारिस्थितिक तंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषण शोषक होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैव विविधता पोषक चक्र को गतिमान रखता है, जो क्या है? साइकिल है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल, उसके लिए क्या है? काफ़ी ज़रूरी है यह बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लास्ट है इसमें जैव विविधता परितंत्र को स्थिरता प्रदान करने के लिए संतुलन को बरकरार रखती है ये। नेक्स्ट है जैव विविधता दशक, डिकेड कब घोषित किया गया था? किस डिकेड को घोषित किया गया था? 2011 से 2020 को बायोडाइवर्सिटी डिकेड यानी कि दशक घोषित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 से 2020 का जो दशक है उसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल, तो ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना है। यह प्रोटोकॉल प्रलोभन का सृजन भी करने के लिए बनाया गया है ताकि आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और सतत इस्तेमाल किया जा सके।
ठीक है। तो आपने क्या है इसको इसमें डिटेल में तो काफ़ी बता रखा है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो क्या करना है, इस प्रोटोकॉल को नगोया जापान में 2010 में अपनाया गया था। तो जापान नागोया 2010, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले लागू कब हुई थी, पहले देख लेते हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो 1992 में, तब इस पर हस्ताक्षर हुए थे और ये 1993 से प्रभावित हो गया था। यह क्या है, एक जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, जिसमें पहली बार जैव विविधता के संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो 1993 से ये लागू हुआ था। साइन कब हुए थे, 1992 में, और पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में, तब इस पर साइन किए गए थे। तो CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कार्टजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, सुरक्षा समझौता किससे संबंधित है, यह समझौता जैविक तरीके से सुधारे गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैविक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करने को है। जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्या है उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके व्यापार को नियमित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा रिलीज़ होती है। ये 1996 से शुरुआत हुई। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें होता क्या है, विलुप्त होने की कगार पर जो खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु होते हैं उनकी सूची होती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, उसका डाटा होता है रेड डाटा बुक में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो पिंक पेज है वो क्या दर्शाता है, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड संकटपन्न जीवों का दर्शाया गया है पिंक पेज से, ठीक। आगे देखते हैं। इन सीटू संरक्षण, स्वस्थानीय, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय यानी कि अपना स्थान। इसमें क्या होता है कि जैव विविधता का संरक्षण उनके मूल आवासों में, उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसी में किया जाता है, तो वो क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आते हैं, नेचुरल पार्क्स, सेंचुरीज, जूलॉजिकल पार्क्स, ये ज़्यादातर इनको हम इसमें पाएंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, स्वस्थानीय यानी कि अपना स्थान, ठीक है ना, मूल आवास, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, मूल आवास है, उनमें ही इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क, सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क, ये सारे क्या हैं, इन सीटू कंजर्वेशन के माध्यम हैं। दूसरा है एक्स सीटू अपस्थानीय, पहले स्वस्थानीय था वो, ये एक्स सीटू क्या है, अपस्थानीय। इसमें क्या है, उनको उनके मूल आवास से दूर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है। कैसे, जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है ना, उनको उस तरह से अगर बचाया जा रहा है तो ये होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। और तरीके क्या क्या हैं, जैसे सीड बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक, ठीक है, इन विट्रियो स्टोरेज विधि, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या देख लेते हैं, जैसे चिड़ियाघर हो गए, मृग उद्यान हो गए, प्रजनन केंद्र हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्स सीटू अपस्थानीय संरक्षण के तरीके हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी एक दो बार पूछा भी गया है कि इन सीटू और एक्स सीटू में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो हमें ऑप्शन दे रखा होगा तो पहचाना कि इन सीटू का वो है माध्यम या एक्स सीटू का है। तो इन सीटू में तो हमें पहचानना है कि अगर क्या है, जीवों को या पौधों को उनके नेचुरल हैबिटेट में यानी कि उनके मूल आवास में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तो वो इन सीटू हो गया। अगर मूल आवास से अलग किया जा रहा है, जैसे जू में, जीन बैंक में, सीड बैंक में, तो वो क्या है, अपस्थानीय यानी कि एक्स सीटू का माध्यम है। आगे देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की अवधारणा किसने दी थी, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, आकर्षण के केंद्र। यह अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दी थी, ठीक है।
इसके बारे में क्या और क्या जान लेते हैं। इसमें कम से कम 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। दूसरे शब्दों में हॉटस्पॉट आकर्षण का केंद्र अपरिवर्तनीय है। ऐसे क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्त के कगार पे हो। और विश्व में कितने होते हैं हॉटस्पॉट? 34 हैं। ठीक है, विश्व में 34 हॉटस्पॉट फिलहाल हैं। ठीक है, अब भारत के हॉटस्पॉट पूछ लेगा कि भारत के हॉटस्पॉट कौन से हैं। तो पहला है हिमालयी क्षेत्र। इसमें भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इंडिया क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो हिमालय, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ का एरिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया पहला हो गया। दूसरा है पश्चिमी और पूर्वी घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अगस्थ्यमलाई, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे क्या हैं? पश्चिमी घाट में हैं। ठीक है, थर्ड है इंडो बर्मन रीजन। ठीक है ना। नेक्स्ट है सुंदरवन वन क्षेत्र, सुंडालैंड्स। इसमें ज़्यादातर आइलैंड्स आते हैं, अंडमान निकोबार वगैरह, ये सारे के सारे आइलैंड्स वगैरह इसमें आते हैं सुंदरवन वन क्षेत्र में। तो भारत में जैसे हमसे पूछ लेगा कि कितने क्या है हॉटस्पॉट हैं? 4 हैं। ठीक है, हिमालय, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, इंडो बर्मन रीजन और सुंडालैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब शुरू हुई थी? सन 2008 में। और इस राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है भारत में? चेन्नई में। ठीक है, तो कार्य योजना तो शुरुआत हुई थी 2008 में और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में। रामसर आर्द्रभूमि संधि, यानी कि जो वेटलैंड होती है, रामसर वेटलैंड जो क्या है ट्रीटी है, कन्वेंशन है, वो कब हुई? कन्वेंशन कब हुई? ये हुई 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, आर्द्रभूमि के लिए संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में संधि हुई थी। रामसर कहाँ पर है? ईरान। रामसर कहाँ पर है? जगह का नाम है ईरान में। ठीक है, इसका जो सम्मेलन है कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कोप सम्मेलन, यह प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है। पिछला 2018 में क्या है? दुबई में हुआ था कोप 13, और कोप 14 क्या है? चीन में होगा। ठीक है, विश्व भर में कुल रामसार साइट, ये क्या जो धीरे धीरे नए मिलते जाते हैं तो ऐड होते जाते हैं। तो फिलहाल में क्या है, अभी कुछ दिन पहले का डाटा है 2392। ठीक, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर सूची है, सबसे बड़ी। ठीक है ना, 142 स्थल हैं यूनाइटेड किंगडम में। ऐसे पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा किस में है? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा स्थल जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहाँ पर है? बोलीविया में। एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है, काउंटिंग में तो यूनाइटेड किंगडम, अगर एरिया में देखा जाए तो बोलीविया में। ठीक है, भारत ने लद्दाख के 100 आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपना 42वां रामसर स्थल घोषित किया है। लद्दाख का तो 100 जगह। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, और 2 फरवरी 1997 में पहली बार बनाया गया था। 1997 में पहली बार बनाया गया था 2 फरवरी को। पेंटेनल क्या है और कहाँ है? पेंटेनल क्या है? विश्व का सबसे विशालकाय आर्द्रभूमि दलदली भूमि वाला उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक क्षेत्र है। यह मुख्यतः ब्राज़ील के राज्य मातो ग्रोसो 2 स्थल में स्थित है। इसका कुछ भाग क्या है? बोलीविया और पराग्वे में भी फैला हुआ है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? ब्राज़ील, ठीक है, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, तो 3 जगह ये 3 राज्यों में, 3 कंट्रियों में फैला हुआ है। ठीक है, पेंटेनल। आगे देखते हैं। भारत के जो 6 महत्व है, तो 42 हो गए फिलहाल, लेकिन क्या है जो 6 महत्वपूर्ण हैं वो क्या है? चिल्का, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील, हरिके झील, लोकतक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान। ये सारे के सारे क्या है? आर्द्रभूमि के टाइप हैं, और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है वो ये 6 के 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड सबसे बड़ा भारत का है। नेक्स्ट है सबसे छोटा वेटलैंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी को यौनवर्धक माने जाने के कारण उसका अधिक शिकार किया गया?
ठीक है, तो ये है गोणावर्ण पक्षी, गोणावर्ण पक्षी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। बायोडाइवर्सिटी जो डे है इंटरनेशनल, वो 22 मई को हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? ये 2010 को, 2010 को। ठीक है, तो आपको देखो इसकी जैव विविधता की एक तो डे पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, किस वर्ष में पहली बार मनाया गया था और किस वर्ष को घोषित किया गया था। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसे किया गया? 2010 को। और डिकेड, दशक भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा जीव भ्रामक धारणाओं के कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता रहा है? गोयरा। इसे क्या गोह भी कहते हैं, गोह हम सब जानते हैं। ठीक है, इसमें गलत धारणा क्या है कि इसका विष तुरंत मार देता है। ठीक है, और गायरा का काटा हुआ कभी बचता नहीं, जबकि सत्य ये है कि सर्प विज्ञान के अनुसार गोयरा कभी काटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, भ्रम के कारण मारा जाता रहा है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। किस वर्ष में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ था? 1968 में, 1968 में। ठीक है, तो ये थे बायोडाइवर्सिटी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या है पूरी ईवीएस की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी वीडियोस का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या है टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस देख देख के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं उसे जीके के पोर्शन को, तो वो उसका भी आपका पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूपी जीके, ठीक है, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे सा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।